नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की जो इस हफ्ते खास चर्चा में रही। दीपावली के अगले दिन यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पारंपरिक विधि विधान से गोवर्धन पूजा की और राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हर घर, हर गौशाला और हर गांव में गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया, लेकिन कांग्रेस ने गोवर्धन पूजा के सरकारीकरण पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। दीपावली के अगले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पारंपरिक विधि विधान से गोवर्धन पूजा की और राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हर घर, हर गौशाला और हर गांव में गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया, लेकिन कांग्रेस ने गोवर्धन पूजा के सरकारीकरण पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से होना चाहिए। पृथ्वी हमारी माता है और गाय संपूर्ण विश्व की माता है। उन्होंने गोबर से बने घरों, दीपक और प्रतिमाओं के महत्व को भी बताया और जैविक खेती पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य है और दुग्ध उत्पादन में प्रदेश वर्तमान में तीसरे नंबर पर है। उनका लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का है। भोपाल में हुआ राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा महोत्सव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों, विधायकों के साथ की पूजा अर्चना। गौ सेवा क्षेत्र में काम करने वाली 5 संस्थाओं का किया सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गाय संपूर्ण विश्व की माता। गोवर्धन पूजा सनातन संस्कृति और परंपरा का प्रतीक। कैंसर से लेकर कई दवाएं गोमूत्र से बनती हैं। गोबर से लिपे मकानों पर विकिरण का फर्क नहीं पड़ता। मालवी गाय के दूध में सर्वाधिक पौष्टिक तत्व। गायों का सम्मान व सड़क पर सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी। प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का प्रसन्नता है और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़े और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस गोवर्धन पूजा को सरकारी तौर पर मनाने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि किसी धर्म विशेष के प्रति झुकाव ठीक नहीं। साथ ही गायों की सड़क पर उपस्थिति और दूध की आपूर्ति में कमी चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी बनाना सिर्फ सरकारी जुमला है। ये भारत का संविधान है और इस संविधान में ये लिखा हुआ है कि राज्य का अपना कोई धार्मिक इंक्लिनेशन नहीं होगा। इस तरह के दावे करना और गोलीबाजी करना ये भारतीय जनता पार्टी के जो है डीएनए का हिस्सा है। राजधानी कहाँ से बन जाएगा? 60% दूध जो है पाउडर मिला के बनाना पड़ रहा है अभी मध्य प्रदेश की जरूरतें पूरी करने के लिए। सड़कों पर गायें एक्सीडेंट में मर रही हैं। दावे पहलवानी के कर दो कि साहब हम पूरे दुनिया की, विश्व की राजधानी बन जाएंगे। बहरहाल राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा में गौ सेवा और प्राकृतिक खेती का संदेश दिया गया। सरकार ने इसे परंपरा और विकास का संगम बताते हुए किसानों के उत्थान का माध्यम बताया। तो वहीं कांग्रेस ने क्रियान्वयन, पारदर्शिता और गायों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। ऐसे में कहा यही जा सकता है कि परंपरा और जिम्मेदारी दोनों साथ चल सकती हैं, बशर्ते सरकार और जनता मिलकर इसे सही दिशा में ले जाने का काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लंबी लड़ाई में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने ना सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी बल्कि आजादी के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता की नींव भी रखी। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी एकता और संकल्प के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी अभियान सरदार एट 150 शुरू करने जा रही है।
हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल बता रही है और कहा जा रहा है कि आज की राजनीति में पटेल को कांग्रेस से अलग बताना इतिहास के साथ अन्याय है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लंबी लड़ाई में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी बल्कि आजादी के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता की नींव भी रखी। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद भी जब देश सियासतों में बटा हुआ था, सरदार पटेल ने राजनयिक दृढ़ता और दूरदृष्टि से 562 रियासतों को भारत की एकता में जोड़ दिया। उनकी ये भूमिका उन्हें भारत का लौह पुरुष बनाती है। एक ऐसा नेता जिसने राष्ट्र को न केवल आजादी दिलाई बल्कि उसे एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। और अब उसी एकता और संकल्प के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी अभियान सरदार एट 150 शुरू करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल बता रही है और कह रही है कि आज की राजनीति में पटेल को कांग्रेस से अलग बताना इतिहास के साथ अन्याय है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। आजादी के बाद भी उनके योगदान को राजनीतिक कारणों से हाशिए पर रखा गया, जबकि मोदी सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे स्मारक बनाकर उनकी विचारधारा और योगदान को वैश्विक पहचान दिलाई। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। बीजेपी चलाएगी देशव्यापी सरदार एट 150 अभियान। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को होगा समापन। 3 चरणों में चलाया जाएगा कार्यक्रम। एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प। हर कार्यकर्ता पहुंचाएगा सशक्त भारत का संदेश। सांसद, मंत्री, विधायक और बुद्धिजीवी होंगे शामिल। एकता मार्च और जन संवाद कार्यक्रम होंगे आयोजित। कांग्रेस ने सदैव एक परिवार के लिए जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके साथ अन्याय किया, उनकी स्मृतियों को जीवंत नहीं रहने दिया। भाजपा की मोदी सरकार जब से आई तो ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको उचित स्थान दिया गया। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज़ादी के बाद इस देश को जोड़े रखने में, इस देश को एकीकृत करने में अमूल्य योगदान है, और उनकी स्मृतियों को, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती पर एक विशेष अभियान चलाएगी। उसमें हम रन फॉर यूनिटी करके ऐसा हम प्रयास भी करेंगे और अन्य कार्यक्रम भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही सरदार पटेल को सबसे अधिक सम्मान दिया, उन्हें देश का पहला गृह मंत्री बनाया। अब बीजेपी उन्हीं विचारों पर राजनीति कर रही है जिन्हें कांग्रेस ने दशकों पहले आगे बढ़ाया, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई आदर्श नेता नहीं है। इसीलिए वो कांग्रेस नेताओं की जयंती मना रही है और उपेक्षा करने का झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के शासन में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, गृह मंत्री भारत के। बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया था उनको गृह मंत्री, उनकी उपेक्षा कैसे हो गई? देखिए, असली बात यह है कि बीजेपी की पार्टी में अपना कोई हीरो नहीं है। तो अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी के और नेताओं की भी जयंती मनाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाओ जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाओ, घर में उनके फोटो लगाओ, उनके नाम पर रैलियां निकालो, जुलूस करो, क्योंकि आपका तो कोई हीरो है नहीं। बहरहाल सरदार पटेल की 150वीं जयंती अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी विमर्श का नया मंच बन गई है। एक तरफ बीजेपी इसे एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले ही उस विरासत को आगे बढ़ाया है। ऐसे में देखना होगा कि सरदार पटेल के नाम पर शुरू हुआ ये राजनीतिक अभियान देश में एकता का संदेश देने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भाई दूज एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता, स्नेह और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। हर बहन को इस त्योहार का साल भर इंतजार रहता है, लेकिन इस बार यह त्योहार इसलिए खास बन गया क्योंकि इसे मुख्यमंत्री निवास में कुछ अलग अंदाज में मनाया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं अपने घर के द्वार बहनों के लिए खोल दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। अब से हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि कोई भी बहन अब मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का जीवन जी सके। हालांकि कांग्रेस ने ऐसे भावनात्मक राजनीति का मंच और राशि का रिश्ता बताया। भाई दूज एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता, स्नेह और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। हर बहन को इस त्योहार का साल भर इंतजार रहता है, लेकिन इस बार ये त्योहार इसीलिए खास बन गया क्योंकि इसे मुख्यमंत्री निवास में कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं अपने घर के द्वार बहनों के लिए खोल दिए, जहां सजे थे पारंपरिक दीप, बज रहा था निमाड़ी लोक संगीत और बहनों ने अपने मोहन भैया का तिलक कर उन्हें दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। इस आत्मीय माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के लिए बड़ी घोषणा की। अब से हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि कोई भी बहन अब मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का जीवन जी सके। सीएम ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। उसी आशीर्वाद से हम निर्भय होकर काम कर पाते हैं। कार्यक्रम के दौरान जब बहनों ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में एक भाई मिला है जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, तो माहौल भावनाओं से भर उठा। हालांकि कांग्रेस ने इसे भावनात्मक राजनीति का मंच और राशि का रिश्ता बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्हें 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है और यही उनकी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। लाडली बहनों के साथ भाई दूज का जश्न, मुख्यमंत्री निवास बना बहनों का मायका, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। अब हर माह बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। 29 किश्तों में अब तक 45,000 करोड़ रुपए का वितरण। बहनों का आशीर्वाद सरकार की सबसे बड़ी ताकत। बहनों को उद्योग, रोजगार और रजिस्ट्री में छूट की सौगात। रोजगार करने पर 5,000 की अतिरिक्त सहायता। बहनों को रजिस्ट्री में 2% की छूट। प्रदेश भर की लाडली बहना 1 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के इस सीएम हाउस में सभी बहनों की प्रतीकात्मक रूप से जो कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, जिसमें 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनाएं जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस होकर आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। मैं बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्योछावर भी है। बहन के हाथ में ये सगुन की राशि। कांग्रेस ने कभी ऐसी बहनों के लिए कोई योजना चालू नहीं की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाई दूज के नाम पर वोट दूज का खेल चल रहा है। यदि सरकार सच्चे मन से बहनों का सशक्तिकरण चाहती तो वो अपनी घोषणा के मुताबिक 3,000 रुपए महीने की राशि दे। ये टुकड़ों में राशि देना इवेंट मैनेजमेंट है। बीजेपी भावनाओं से नहीं, योजनाओं से सियासत कर रही है। भाई दूज का त्योहार है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो आपके प्रेसिडेंट शिवराज सिंह चौहान जी ने 3,000 रुपए की बात कही थी, एक मुश्त 3,000 रुपए दीजिए, आज से ही दीजिए। मैं समझता हूँ इससे पावन पर्व नहीं हो सकता जब बहनों को सीधे 3,000 मिले। ये टुकड़ों में देना मैं समझता हूँ कैसे उचित नहीं है। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में लाडली बहना अब सिर्फ योजना नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान बन चुकी है। बीजेपी इसे मोदी मोहन मॉडल के रूप में प्रचारित कर रही है तो कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लाडली बहनों का ये भरोसा आने वाले समय में सरकार को कितनी ताकत दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बिहार चुनाव के बाद अब कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर रहने लगा है। पार्टी ने 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नवंबर में पचमढ़ी में बड़ा ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जहां खुद राहुल गांधी जिलाध्यक्षों की सियासत की क्लास लेंगे। 2 से 11 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी 71 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे।
हालांकि बीजेपी इसे सियासी दिखावा बताते हुए यह कह रही है कि कांग्रेस को ट्रेनिंग नहीं, टकराव पर काम करने की जरूरत है। बिहार चुनाव के बाद अब कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर रहने वाला है। पार्टी ने 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नवंबर में पचमढ़ी में बड़ा ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जहां खुद राहुल गांधी जिलाध्यक्षों की सियासत की क्लास लेंगे। 2 से 11 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी 71 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी इसे सियासी दिखावा बताते हुए कह रही है कि कांग्रेस को ट्रेनिंग नहीं, टकराव पर काम करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस कैंप में न केवल एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए रणनीति भी तय की जाएगी। बिहार के बाद अब एमपी पर फोकस। 2 से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में ट्रेनिंग कैंप। राहुल गांधी लेंगे जिलाध्यक्षों की क्लास। हर जिलाध्यक्ष से करेंगे 1-to-1 चर्चा। हर जिले की समझेंगे सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां। स्थानीय चुनौतियों से निपटने के देंगे टिप्स। खड़गे, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा भी होंगे शामिल। 71 जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। आने वाले चुनावों की बनेगी रणनीति। जिलाध्यक्षों को जारी किए दिशा निर्देश। गनमैन, पीए, ड्राइवर की एंट्री बैन। पचमढ़ी में जैसा कि संगठन सृजन अभियान में हमारे सभी जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आदरणीय सचिन राव जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, उसी की कड़ी में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्हीं की टीम के द्वारा सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, प्रदेश की सारी लीडरशिप, वो सारे लोग रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जिला अध्यक्षों को आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य करना है और क्या उनकी रूपरेखा होगी, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के पचमढ़ी कैंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब कांग्रेस क्लास और कैंप की राजनीति में उलझ गई है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दें, कांग्रेस की जड़ें अब जनता में नहीं रही। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है, राहुल गांधी को पहले खुद ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस को दिशा नहीं, गुटबाजी की बीमारी है। बीजेपी की नकल के लिए भी अकल का होना जरूरी है। राहुल गांधी जी पहले भी मध्य प्रदेश आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है, लेकिन राहुल गांधी जी आकर करेंगे क्या? जिस प्रकार की गुटी संघर्ष कांग्रेस पार्टी में है, लोग कह रहे हैं कि पद चोरी हो गए कांग्रेस पार्टी के, कार्यकर्ता खून से चिट्ठी लिख रहे हो, दिल्ली जाकर प्रदर्शन कर रहे हो। राहुल गांधी उनको क्या प्रशिक्षण दोगे आप? नकल में आप बीजेपी की प्रशिक्षण कर सकते हो, और उस नकल के साथ साथ जिस अकल की आवश्यकता है वो कहां से लाएंगे? बहरहाल बीजेपी जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस इस कैंप को सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनरुत्थान का सूत्र मान रही है। बिहार के बाद एमपी को संगठन मजबूती का केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पचमढ़ी में होने वाला ये राजनीतिक क्लासरूम कांग्रेस के लिए कितनी कामयाब रणनीति साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब पार्टी का हिस्सा बनकर के नई सियासी पारी खेल रहे हैं। इनमें वे चेहरे भी शामिल हैं जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के विजन और नेतृत्व पर भरोसा जताया था। इन नेताओं को यह उम्मीद थी कि इसका कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी आस अभी भी अधूरी है। प्रदेश कार्यकारिणी में तो ये नेता जगह नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार है कि कुछ तो मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इन चेहरों का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब पार्टी का हिस्सा बनकर नई सियासी पारी खेल रहे हैं। इनमें वे चेहरे भी शामिल हैं जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के विजन और नेतृत्व पर भरोसा जताया था। इन नेताओं को उम्मीद थी कि इसका कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनकी आस अधूरी है। प्रदेश कार्यकारिणी में तो ये नेता जगह नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार है कि कुछ मिलेगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इन चेहरों का इस्तेमाल किया और चुनाव बीतते ही इन्हें दरकिनार कर दिया। वहीं बीजेपी का दावा है
कि आगामी समय में निगम और मंडल में नियुक्तियां होने वाली हैं। इनमें पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दिए जाने के साथ दल बदल करने वालों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके लिए सत्ता और संगठन में मंथन का दौर जारी है। प्रदेश कार्यकारिणी के बाद निगम मंडल की तैयारी, सत्ता और संगठन में चल रहा मंथन। निगम मंडल समेत कई बोर्डों में नियुक्तियां जल्द, पद की प्रतीक्षा में नेताओं की बढ़ रही बेचैनी। कांग्रेस से बीजेपी में आए इन नेताओं को आस। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पूर्व सांसद, संजय शुक्ला पूर्व विधायक, विशाल पटेल पूर्व विधायक, अर्जुन पालिया पूर्व विधायक, दिनेश अहिरवार पूर्व विधायक, कमलापत आर्य पूर्व विधायक, हर्षित गुरु युवक कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, अजय सिंह यादव कांग्रेस मीडिया विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष व प्रवक्ता, सैयद जफर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता। बीजेपी के ये दिग्गज नेता भी कतार में। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, उमा शंकर गुप्ता, कमल पटेल, गौरी शंकर बिसेन, जयभान सिंह पवैया। कौन कहां से आया, अब सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं और पार्टी उन्हें केवल और केवल अपने सदस्य के रूप में देखती है। तो जो बाहर से भी आए हैं उनमें से भी कुछ नेताओं को वरिष्ठ दायित्व दिए गए हैं और भविष्य में भी अन्य लोगों को दायित्व दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जहाँ प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त कार्य, यही पार्टी की नीति है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को अब उनकी सियासी गलती का एहसास हो रहा है। पार्टी का कहना है कि सत्ता के लालच में कांग्रेस छोड़ने वालों को अब न बीजेपी में जगह मिल रही है और न ही जनता के बीच कोई स्वीकार्यता बची है। बीजेपी की पॉलिसी ही यूज एंड थ्रो की रही है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, लोगों को बिल्कुल डिस्प्ले की तरह यूज करते हैं। यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो का फार्मूला उनका रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाले पड़ रहे थे तो उन्होंने सरकार गिराने के लिए चंदों को इकट्ठा किया, ढूंढा, सरकार बना ली। उसके बाद लोगों को लालच दे के बाद में और भी बुलाते रहे, लोग डर के हमारे दबाव के कारण शामिल हो गए। आज हालत देखिए क्या है, एक आध किसी आदमी को एडजस्ट किया हो तो किया हो, वरना किसी का भी नहीं है। और वो बेचारे जो यहाँ से गए थे ना, उनकी स्थिति ये हो रही है, न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। अब निगम की आस लगाएं, चाहे विधानसभा की लगाएं, चाहे लोकसभा की लगाएं, उनका हाथ से यही रहेगा जो हुआ है। बहरहाल कहा यही जाता है कि सियासत में हर फैसला वक्त पर नहीं, वक्त आने पर होता है। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिए ये दौर शायद उसी इंतजार का है जहां उम्मीदें तो जिंदा हैं, लेकिन इनाम अब भी अधूरा है। बीजेपी कह रही है कि समय आने पर सबको सम्मान मिलेगा। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि सत्ता की छांव ढलते ही ये नेता सियासी धूप में खड़े रह गए हैं। बीजेपी फिलहाल संगठन को संतुलित करने में जुटी है। ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी इन नेताओं को कब और कितनी अहम भूमिका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। एजेंडा था संगठन सृजन, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसी संगठन सृजन के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। नेताओं के बीच दावेदारी की दौड़ और गुटबाजी ने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। उधर दिल्ली में मंथन तो इधर राजधानी रायपुर में महाभारत हो रही है। संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की बड़ी बैठक संगठन सृजन को लेकर हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया राजनीतिक सेटिंग और समीकरण के जाल में फंसी दिखाई दी। नेताओं की लॉबिंग और सेटिंग अब खुले तौर पर दिखाई दे रही है, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने AICC ऑब्जर्वर से शिकायत भी की है, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा पर कार्यकर्ताओं पर व्यक्ति विशेष का नाम लेने का दबाव बनाने का आरोप है और इन दोनों नेताओं को संगठन सृजन कार्यक्रम से दूर रखने का आग्रह भी किया गया था। इसी बीच दावेदारों की भी नाराजगी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इसके अलावा दिल्ली में हुई बैठक में केवल 4 नेताओं को छत्तीसगढ़ से आमंत्रण दिया गया। दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत और TS सिंहदेव के साथ कुछ चुनिंदा नेताओं को ही दिल्ली बुलाया गया। इस मामले में बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी की नकल की है, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए।
कि ये विषय तो पूर्णतः कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस में कभी, मैं जब से जान रहा हूँ, इनके नेता संतुष्ट नहीं होते और आपस में इनके नेताओं के बीच में खींचातानी बना ही रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नकल करना चाहते हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इनके जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति ये कर ही रहे हैं और वो अभी कोई निश्चित नहीं है कि इनका कब तय होगा। कांग्रेस के दावेदारों की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। संगठन सृजन कार्यक्रम पूरी तरह से सियासी रडार में आता दिखाई दिया। पहले कांग्रेस में नेताओं की शिकायत, फिर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने अंतर्कलह सामने ला दी। वहीं वरिष्ठ नेताओं में कई नेताओं को न्योता न मिलने पर भी सियासत होती दिखाई दी। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। कांग्रेस ने तो फिर भी संगठनों से संपर्क कर अपना जिला अध्यक्ष चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी नेता ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि वो बुद्धि का पैदल नेता है। अरे जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब नामांकन हुआ था, कब उन्होंने उनका चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, कौन कौन उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन सृजन के मर्म को क्या समझेगी। कांग्रेस का डेमोक्रेसी है कि हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने ऐसा सुना? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चयन की जो चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में बेचारे अरुण साव देखते रह गए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बना दिए गए। जिस उनके नेतृत्व में अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो उनको मुख्यमंत्री बना दी। क्यों? क्योंकि उनको तो वरिष्ठ टाइम चाहिए था। कांग्रेस के संगठन सृजन का मकसद था पार्टी को मजबूत करना, लेकिन इस प्रक्रिया ने कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को और उजागर कर दिया है। दिल्ली में मंथन जारी है तो रायपुर में मनमुटाव, नेताओं की दावेदारी और गुटबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस के लिए संगठन खड़ा करना अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि परीक्षा बन गया है। जहां बीजेपी इस मुद्दे पर तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अभ्यास बता रही है। अब देखना ये होगा कि ये संगठन सृजन वास्तव में पार्टी में नई ऊर्जा भर पाएगा या फिर बन जाएगा संगठन संघर्ष का एक और उदाहरण। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो आज के द वीक ऑफ शो में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।